हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ नियुक्त किया है दोस्तों संजू सान्याल को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है संजू सान्याल जिन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित समस्या पर सलाह देने के लिए किया गया है। तो याद रखें यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 संजू सान्याल। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने हैं नितिन परांजपे। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह स्वर्ण पदक जीता है सादिया तारिक ने जो कि जम्मू कश्मीर की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब IDBI के फिर से MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है राकेश शर्मा जी को। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन दोस्तों कि पहली बार देश से बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो यह स्थापना की जाएगी दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि CAPA व्यापार समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो यह हुआ है दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन कि सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो यह स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मीराबाई चानू। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। 191 किलोग्राम मतलब 86 किलोग्राम प्लस 105 किलोग्राम उठाया है। और इस जीत के साथ ही मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। मीराबाई चानू ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 मीराबाई चानू जिन्होंने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों कोहिमा नागालैंड में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कोहिमा नागालैंड में राष्ट्रीय स्तर की किसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और यह इसका 56वां संस्करण होगा। और इस आयोजन में 8 दक्षिण एशियाई देश के शीर्ष एथलीट भाग लेंगे। तो करेक्ट आंसर याद रखना यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन 2 कोहिमा नागालैंड। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो यह ऑपरेशन 26 फरवरी 2022 से शुरू किया है। ऑपरेशन की दोस्तों पहली उड़ान में 219 भारतीय छात्रों को रोमानिया से मुंबई वापस लाया गया था। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी दी है कि रोमानिया हंगरी के रास्ते से अब तक 1000 भारतीयों को बाहर निकाला जा चुका है।
तो याद रखना आपको, करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए इसे शुरू किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के साथ। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 में जलवायु समन प्रतिक्रिया के रूप में 2070 तक नेट जीरो टर्न करने की भारत की प्रतिबद्धता के बाद की गई एक पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरों को ऊर्जा सहित क्षेत्रों में डिकार्बोनाइज समाधान उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 विश्व आर्थिक मंच। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो इस इंडेक्स में दोस्तों भारत की जो रैंक है वो है 46वीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों यह इंडेक्स यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है और इस इंडेक्स में 55 देश शामिल थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्यिक रचना, कला खोज, डिजाइन आदि को उस व्यक्ति की या संस्था की बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। 46वीं रैंक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है और इस गाने को दोस्तों किसने लिखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस गाने को लिखा है रिकी केज और विक्रम घोष ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है और इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्ट विक्रम घोष ने लिखा है। यह गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था। तो याद रखें यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 रिकी केज विक्रम घोष मतलब उपयुक्त दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गए। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है, वह दोस्तों किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो यह पूर्व मुख्यमंत्री थे उड़ीसा राज्य के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हेमानंद बिस्वाल। तो दोस्तों बिस्वाल ने 1989 से 1990 और 1999 से 2000 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे और इनका जो संबंध है दोस्तों वो कांग्रेस पार्टी से था। उड़ीसा तट पर टकराने वाले 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद राहत और पुनर्वास उपाय में उनकी विफलता के कारण दोस्तों उन्हें बदल दिया गया था। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 उड़ीसा राज्य। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 29 की। तो यहाँ पे हम दोस्तों डेली ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो दोस्तों ये गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखना कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन कि मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था। तो दोस्तों यह फहराया था स्टटगार्ट जर्मनी में। याद रखना कहाँ पर, स्टटगार्ट जर्मनी में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यह दोस्तों एनी बेसेंट थी। याद रखना कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो यह दोस्तों हकीम खान सूरी थे। अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो यह दोस्तों रायगढ़ थी, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर का सर्वाधिक उत्पाद कहाँ पर होता है। तो ये होता है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है। तो यह दोस्तों वर्तिका मतलब स्टिग्मा में
केसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुजरात राज्य से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ दिलाता है। और आज का दोस्तों डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों इसमें कुल खिलाड़ियों की जो संख्या है वो 6 होती है। तो वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।